नमस्कार। नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण वाले टॉपिक में ईथर एवं इपॉक्साइड इनके नामकरण और इनका सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। साथ ही एल्डिहाइड कीटोन का सामान्य परिचय और इसकी संरचना पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईथर क्या है। ईथर का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n-2O है। जैसे ईथर को हम ROR एक जनरल फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। यहाँ CH3O लिखा गया है, जिसको डाई मेथिल ईथर कह रहे हैं हम। यहाँ पे O से दोनों तरफ R समूह है, एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। हम इन R की जगह यदि H मानते हैं दोनों तरफ, तो आपका HOH जल बन जाता है। यानी हम डाई मेथिल ईथर या डाई एल्किल ईथर या डाई एरिल ईथर को हम जल का व्युत्पन्न मान सकते हैं, जल का डाई एल्किल व्युत्पन्न मान सकते हैं। इसी प्रकार से यदि CH3O जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में यदि हम ये एक R को हटा के H करते हैं तो CH3OH यानी एल्कोहल बन जाता है। तो हम इसको एल्कोहल का भी व्युत्पन्न मान सकते हैं। तो एल्कोहल का H हटा करके एल्किल समूह डाला हुआ है, तो हम इसे एल्कोहल का मोनो एल्किल व्युत्पन्न या मोनो एरिल व्युत्पन्न मान सकते हैं। तो ईथर में ऑक्सीजन जो है वो दोनों तरफ से R समूह या AR समूह से जुड़ा है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे द्विसंयोजी हैं और सामान्य इसका सूत्र जो है वो ईथर का हम ROR मान सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ सरल ईथर इनके सूत्र लिखे गए हैं। CH3O ROR कह सकते हैं इसको। C2H5 सॉरी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इस जगह पे C2 नहीं है बल्कि C2H5 है। तो दोनों तरफ से C2H5 है, ये फॉर्मूला गलत। हाँ, तो ये डाई एथिल ईथर बन गया। इसी प्रकार से आगे O से आइसोप्रोपिल समूह जोड़े हुए हैं, तो ये आइसोप्रोपिल समूह सॉरी अब हम इनको ईथर के जो सूत्र लिखे गए हैं इसके आधार पर यदि दोनों R समान हैं या अलग अलग हैं, इसके आधार पर हम ईथर का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ईथर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। एक आपका साधारण या सम्मित ईथर है, साधारण ईथर कह सकते हैं, सम्मित ईथर कह सकते हैं। दूसरे वाला मिश्रित या असम्मित ईथर कह सकते हैं। तो साधारण या सम्मित ईथर जो है, इसमें आपके दोनों तरफ जो R समूह जुड़े हैं O से, वो दोनों समान होंगे। या तो दोनों एल्किल समान होंगे या फिर दोनों एरिल होंगे, तो भी दोनों एरिल समान होंगे, तो इसको हम सम्मित ईथर कहेंगे। जैसे ऊपर जो फॉर्मूले थे वो डाईमेथिल ईथर या डाई एथिल ईथर या डाई आइसोप्रोपिल ईथर, ये सब सम्मित या साधारण ईथर हैं।
या कुछ अन्य और सूत्र लिखे हुए हैं, जैसे डाई एन प्रोपिल ईथर, डाई फेनिल ईथर। यहाँ पे ये देखो, डाई फेनिल ईथर में दोनों तरफ Ar समूह जोड़े हुए हैं, दोनों समान है, दोनों तरफ फेनिल समूह जुड़े हैं, तो ये सममित है। डाई बेंजिल ईथर में भी दोनों तरफ C6H5CH2 समूह जुड़े हैं O से, तो ये भी सममित या साधारण ईथर है। दूसरे प्रकार का ईथर का जो वर्गीकरण है उसमें मिश्रित या असमित ईथर आता है। मिश्रित या असमित जो ईथर हैं, इसमें O से जुड़े हुए जो समूह हैं R या AR, वो दोनों अलग अलग हैं। दोनों R है तो भी अलग अलग है, दोनों AR है तो भी अलग अलग है, एक R एक AR हो सकता है। तो इस प्रकार से एल्किल और एरिल जो समूह O से जुड़े हैं वो भिन्न भिन्न हैं, तो वो मिश्रित या असमित ईथर आ जाएगा। जैसे एक तरफ C2H5OH समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ CH3 समूह जुड़ा है इसमें, तो यहाँ पे एथिल मेथिल ईथर जो है वो आपकी मिश्रित है। इसी प्रकार से इधर एक CH3 समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी साइड में नॉर्मल प्रोपिल समूह जुड़ा है, तो ये मेथिल नॉर्मल प्रोपिल जो ईथर है वो भी आपका असमित या मिश्रित ईथर है। अब जैसे एक नीचे समूह है और है एलिल एथिल ईथर, तो एक तरफ एलिल समूह जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ आपका एथिल समूह जुड़ा है, तो अलग अलग समूह, इस कारण से ये भी मिश्रित हैं। एक ये फॉर्मूला मेथिल फेनिल ईथर में एक तरफ मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, एक तरफ आपका फेनिल समूह जुड़ा है, तो यह भी मिश्रित या असमित ईथर है। अब हम इन ईथर का नामकरण किस प्रकार से करेंगे, तो नामकरण की जो पद्धतियां हैं वो, एक नामकरण की पद्धति सामान्य या रूढ़ प्रणाली है और दूसरी IUPAC है। तो सामान्य या रूढ़ प्रणाली में जो O से दोनों R या AR जुड़े हैं, जैसे ऊपर बहुत सारे नाम लिखे हुए थे, ये सारे सामान्य नाम लिखे हुए हैं, तो जो O से दोनों एल्किल या एरिल समूह जुड़े हैं वे एल्किल या एरिल को प्रतिस्थापी मान लेते हैं, उनका नाम लिख देते हैं, प्रतिस्थापी का एल्किल नाम लिख देते हैं, एल्किल या एरिल, और उसके बाद में ईथर नाम लिख देते हैं। तो ये सामान्य या रूढ़ पद्धति हो जाएगी। जैसे ये यहाँ देखिए डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, ये जो नाम लिखे गए हैं ये सब आपके सामान्य नाम लिखे हुए हैं। यहाँ ये देखिए डाई मेथिल ईथर, डाई एथिल ईथर और एथिल मेथिल ईथर, इसमें O से जो भी एल्किल समूह जुड़े हुए हैं उनको अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार प्रतिस्थापी के रूप में, प्रतिस्थापी में इनको एल्किल नाम में लिखा जाता है, तो एल्किल नाम के हिसाब से लिख दिया गया है और फिर अंत में ईथर लिख दिया गया। ये सामान्य या रूढ़ पद्धति होगी। अगली हम पढ़ते हैं IUPAC प्रणाली। तो IUPAC प्रणाली में इसमें ROR, तो जो R हैं उसको एल्केन मानते हैं, जो बड़ी कार्बन श्रृंखला वाली जो भी हैं उसको एल्केन मान लेंगे, और OR जो छोटा एल्किल समूह है उसको OR के साथ में एल्कोक्सी प्रतिस्थापी मान लेंगे। तो इस प्रकार से ये एल्केन की तरह इनका नामकरण हो जाएगा। बस OR को एल्कोक्सी प्रतिस्थापी मान कर के नाम लिखना है, और OR समूह जिस कार्बन से जुड़ा उस कार्बन का क्रमांक की आवश्यकता पड़ती है, तो क्रमांक सहित आप लिख देंगे। तो इसका जो नामकरण है वो सामान्य एल्केन की तरह ही किया जाएगा।
तो इतरों को हाइड्रोकार्बन का एल्कोक्सी व्युत्पन्न माना जाता है। इसमें छोटे या कम कार्बन परमाणु को एल्किल समूह को एल्कोक्सी शब्द के रूप में लिखकर उसके बाद में हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन या जो है उसका नाम रीन है उसका नाम लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है CH3OCH3, तो इसमें दोनों कार्बन श्रृंखलाएं समान ही हैं। किसी को भी हम एल्केन मान सकते हैं, तो इसमें हम एक CH3 को मेथेन मान लेंगे और एक CH3 को O के साथ में मेथोक्सी मान लेंगे। तो जो मेथोक्सी प्रतिस्थापी हैं तो मेथोक्सी मेथेन इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो फॉर्मूला इसमें देखो CH3O, तो यहाँ पे C2H5 जो है लंबी कार्बन श्रृंखला एथेन है ये, और छोटी कार्बन श्रृंखला CH3 है, तो इसको मेथोक्सी मान लेंगे, तो मेथोक्सी एथेन नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ आगे नाम और लिखे हुए हैं, जैसे एक इस नाम को देखें आप, इसमें C6H5OCH3, इसमें C6H5 को हाइड्रोकार्बन मान लेंगे, तो ये हाइड्रोकार्बन में बेंजीन बन जाएगा, और OCH3 को मेथोक्सी कर लेंगे, तो ये मेथोक्सी बेंजीन हो जाएगी। तो ये इनके IUPAC नामकरण हैं। इन IUPAC नामकरणों में कुछ जो एल्किल ईथर है उनके रूढ़ नामों को भी IUPAC ने मान लिया है। जैसे यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, जैसे है तो ये OCH3 और नीचे बेंजीन रिंग है तो ये मेथोक्सी बेंजीन जो ऊपर ही लिखा है, अभी ये जो लिखा था ये वही है, लेकिन इसको एनिसोल कह दिया गया है, तो इसको एनिसोल IUPAC ने मान लिया। रूढ़ नाम है ये इसका, लेकिन IUPAC ने मान लिया। इसी प्रकार से ये देखो फेनिटोल लिखा गया, इसमें बेंजीन रिंग पे OC2H5 है। वैसे IUPAC में इसका नाम लिखेंगे तो OC2H5 को आप एथोक्सी कहेंगे, एथोक्सी बेंजीन है ये, लेकिन इसको फेनिटोल रूढ़ नाम है और इसको फेनिटोल मान लिया गया। इसी प्रकार से एक ये फॉर्मूला मेटा एनिसिडीन, इसमें OCH3 के मेटा स्थिति में NH2 समूह है, तो इसको मेटा एनिसिडीन मान लिया गया है। OCH3 के पैरा स्थिति में COOH5 है, बेंजोइक एसिड के पैरा में OCH3 है, तो IUPAC में यदि हम इसको लिखते हैं तो हम इसको पैरा मेथोक्सी बेंजोइक एसिड भी हम लिख सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ जो इसका नाम है पैरा एनिसिक अम्ल नाम दिया गया है, IUPAC ने इसको मान लिया है। अब जैसे कोई O से अधिक क्रियात्मक समूह मान लीजिए जुड़े हुए इतर में अधिक वरीयता वाला क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, तो उससे मूल यौगिक को एल्कोक्सी RO या एरिलॉक्सी ARO का व्युत्पन्न मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पे एसिटिक एसिड का एक हटा करके मेथोक्सी समूह जोड़ा है, तो इसको मेथोक्सी एसिटिक अम्ल मान लेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे C6H5OCH3 CH2CH2CHO, तो ये 1 2 3 कार्बन की एल्डिहाइड 1 2 नाम गलत लिखा वैसे, कार्बन 1 कहीं छप रहा है क्या, तो ये वैसे 3 कार्बन की हैं, नाम गलत लिखा है ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे आप 3 कार्बन की जो एल्डिहाइड है उसको प्रोपेनॉल कहेंगे, और इस प्रोपेनॉल का ये व्युत्पन्न है, और व्युत्पन्न है आपका फिनॉक्सी, तो 3 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो 3 फिनॉक्सी प्रोपेनॉल कह सकते हैं। और यदि ये नाम सही मानते हो तो इसमें एक कार्बन और डाल देंगे CH2 एक CH2 फिर CHO मानेंगे, तो ये नाम सही हो जाएगा। इसके बाद में आगे हम इपोक्साइड को पढ़ते हैं।
तो इपोक्साइड में कुल मिलाकर के इपोक्साइड भी आपका ईथर ही है, बस चक्रीय ईथर है ये। इस चक्रीय ईथर को इपोक्साइड कहेंगे। जैसे यहाँ सामान्य एक चक्रीय ईथर जो है वो 2 कार्बन का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आप ये जो चक्री इस जगह पे CH2CH2O इसको इपोक्साइड कह देंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे 3 कार्बन की जो वलय होती है साइक्लोप्रोपेन, उसी की तरह का है। इसमें भी कोणीय तनाव रहेगा और रिंग स्ट्रेन भी रहेंगी, तो ये ज़्यादा स्थायी नहीं है और आसानी से टूट भी सकता है, तो बहुत सारी आसानी से अभिक्रिया भी हो जाएगी इसकी। सबसे सरल इपोक्साइड है वो एथिलीन ऑक्साइड, जो यहाँ मैंने घोड़े में लिखा है वही है। और ये एथिलीन से इस प्रकार से बनाया हुआ CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2 उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण कराया गया है Hg उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये आपका 3 सदस्य वाला इपोक्साइड बन गया। अब आगे हम पढ़ते हैं कीटोन। तो कीटोन किनको कहेंगे, एल्डिहाइड कीटोन किनको कहेंगे, इनको कार्बोनिल यौगिक कह रहे हैं। कार्बोनिल यौगिकों में ये 2 हैं, एक एल्डिहाइड है, कीटोन है। C डबल बॉन्ड O समूह, इसको आप कार्बोनिल कहेंगे। ये कार्बोनिल समूह, इसमें यदि दोनों साइडों में R जोड़ेंगे तो ये कीटोन हो जाएगा। यदि इसमें एक साइड में R जोड़ेंगे दूसरी साइड में H ही रहेगा तो ये CHO क्रियात्मक समूह बन जाएगा, तो ये आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये कार्बोनिल यौगिक हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। अब एल्डिहाइडों में सामान्य जो ये कुछ सूत्र लिखे गए हैं, जैसे दोनों तरफ H है तो फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य नाम, एक तरफ CH3 है तो एसिटेल्डिहाइड, C6H5 है तो बेंजल्डिहाइड। इस प्रकार से ये एल्डिहाइड आ जाएंगे। इनके नामकरण अपन थोड़ी देर में करेंगे। पहले हम यहाँ कीटोन भी ईथर की तरह ही 3 प्रकार के हो सकते हैं आपके। सम्मित असम्मित के हिसाब से 2 प्रकार के हो जाएंगे, एक बिना चक्रीय और चक्रीय के हिसाब से और प्रकार आ जाएगा, तो एक चक्रीय भी आपका बन जाएगा। तो कीटोन के ये 3 प्रकार हैं, सरल या सम्मित कीटोन, मिश्रित या असम्मित कीटोन और चक्रीय कीटोन। तो सरल सम्मित में ईथर में जैसे O होता है उसी तरह यहाँ पे CO समूह है। इस CO समूह के दोनों तरफ जो R जुड़े हुए हैं, यदि वो दोनों R समान है तो वो सम्मित हो जाएगा। जैसे दोनों तरफ CH3 हो गया तो सम्मित है। यदि एक तरफ आपका CH3 है दूसरी तरफ अलग है C2H5 या C6H5, तो ये असम्मित कीटोन बन जाएगा या मिश्रित कीटोन बन जाएगा। और यदि CO समूह से जो कार्बन है वो चक्रीय रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेनोन, ये तो चक्रीय कीटोन बन जाएगा। आगे हम यहाँ पे देखते हैं इसकी संरचना। तो संरचना में ये संरचना आप समझिए कि यहाँ पे कार्बोनिल समूह जो हैं वो ये C डबल बॉन्ड O हैं, ऐसे ये जुड़ा हुआ, और इस CO समूह की जो संरचना है वो इसमें देखो ये कार्बन के साथ में O डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन के पास में 3 सिग्मा बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड है, तो इसका संकरण जो बनेगा वो ये यहाँ पे इस कार्बन का sp2 संकरण होगा। ये कार्बन है जिसका sp2 संकरण हुआ, और ये 3 सम्मित जो आपके वाइट में दिए हुए 3 सम्मित sp2 कक्षक बने, इनके साथ में
ओवरलैपिंग हो जाएंगी। इधर ये जो O है ये आपका O है और ये आपका C है। तो O जो है उसके कोई संकरण नहीं कराना है। O के पास में एक कक्षक तो इधर यहाँ पे कार्बन के साथ में sp2 के साथ में सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम में आ जाएगा। इधर ऑक्सीजन का sp2 संकरण होने के बाद में भी सेम ऐसी स्थिति है। आप संकरण से भी समझा सकते हैं, नहीं तो ये दो यहाँ पे ये एक Lp पड़ा है, ये क्या एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और ये एक Lp ये एक Lp है। तो इस प्रकार से O के पास में 2 Lp हैं और एक युग्मित इलेक्ट्रॉन वाला जो कक्षक हैं वो है असंकृत कक्षक है वो, और इधर से ये आपके कार्बन का भी एक असंकृत कक्षक है वो। इन्होंने आपस में यहाँ पे इस जगह पे पाई बॉन्ड बना लिया है। पी समपार्श्विक अतिव्यापन करके पाई बॉन्ड का निर्माण किया। इस प्रकार से ये इसकी संरचना बन गई। तो थैंक्स, आपने आज जो पढ़े हैं वो एक तो ये पढ़ा ईथर क्या है, ईथर के प्रकार, एक ईथर का नामकरण आपने पढ़ा है। तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया कि ईथर का नामकरण कैसे करेंगे, ईथर कितने प्रकार का हो गया। इसके अलावा इपॉक्साइड क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार की होती है ये, और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक फिर और मैंने लिया है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोनिल यौगिक है, इनके प्रकार हो गए और इनकी संरचना किस प्रकार से होती है ये। तो ये आपके लिए असाइनमेंट हो गया। थैंक्स। गुड। तो वीडियो टाइम पे देखते रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।